That's why I will. Okay, so good afternoon, all of you. Today's resource person is Subodip Maiti. He is the senior manager in SBI Life, and he has a long career in banking sector. He is in different banks, like he was in HDFC Bank, an Axis Bank officer, and retail banker in SBI, and he has done his MA from RBU and from bachelor from Bidapur University. I'm not wasting much time. I will just ask Subodip Maiti to deliver his lecture. Thank you, sir. Thank you so much. Uh, Thank you, everybody. Good evening, all of you. Also, Happy New Year. Uh, I hope you are very well. Myself, शुभदीप माइती. मेरा इंट्रोडक्शन तो पहले हो गया है, सर ने बता दिया, पूरा बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है आगे. तो एक्चुअली हम टॉपिक पे आते हैं. तो एक अपॉर्चुनिटी मिला है आप लोगों के साथ बात करने का और कुछ मतलब ज्ञान जो है वो बांटने का. सर ने रिक्वेस्ट किए थे हमको कॉलेज की तरफ से कि आप सभी को बैंकिंग एंड फिनेंस के बारे में कुछ हम बता सके, और एज वेल एज एंड वेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि मैं वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ. तो मैं चाहूँगा ये जो 1 आवर है ये हम लोगों के लिए, सबके लिए एक महत्वपूर्ण होगा. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो पहले हम टॉपिक पे आते हैं. सर प्लीज मेरे पीपीटी को आगे लाइए. Yes, sir. I am sharing the screen today because of some technical issue. I will share the screen. Just a minute. Okay, no issue. Yeah, just a minute. Is the screen visible? Yes, it is visible. Okay. नेक्स्ट कीजिए. ये तो मैंने बता दिया है अभी. Yes. हाँ, तो हम जिसके बारे में बताएंगे, तो व्हाट इज बैंकिंग. पहले ये जानना होगा कि या बैंकिंग या फिनेंस में बैंकिंग क्या है, ये पहले जानना होगा. आप लोग सबको तो पता है बैंकिंग क्या है. तो मेरा एक अलग अलग, सबको बैंकिंग का अलग अलग डेफिनेशन होता है, तो मेरा भी ऐसा ही है. तो बैंकिंग, ए बैंक इज ए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन्स. ये तो है, ये आपको पता है. और ए बैंक इज ए बैंक is may provide financial service such as wealth management, currency exchange and safe deposit box, right? तो हम इसके बारे में एक जिक्र करेंगे कि जो बैंकिंग में है ये 2 लाइन में सब कुछ है. कि हमारा बैंक में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, ये पहले तो एक लाइसेंस पड़ता है एक बैंक को, जो भी बैंक हो, एसबीआई हो या कोई भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सबको एक लाइसेंस लेना पड़ता है. तो ये लाइसेंस जो देता है वो हमारा सेंट्रल बैंक होता है या रिजर्व बैंक के अंडर सब आता है. तो ये इसका काम क्या है, बैंक का पहला काम क्या होता है कि डिपॉजिट लेना. पब्लिक से जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट को कलेक्ट करना, और डिपॉजिट के थ्रू जो उनका जो एसेट होता है वो एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेक लोन्स. हाँ, तो लोन्स क्या होता है, सबको बांटा जाता है. तो उसमें से बैंक का जो रेवेन्यू आता है, तो बैंक का रेवेन्यू कैसे आता है कि मेक डिपॉजिट से आता है और लोन से ही आता है. तो बैंक में ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस. इसके बाद भी बैंक का क्रॉस सेल में आता है फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट के पास आता है, म्यूचुअल फंड आता है, कि हेल्थ इंश्योरेंस आता है, जनरल इंश्योरेंस आता है, और म्यूचुअल फंड आता है. तो इसमें इसको वेल्थ मैनेजमेंट कहता है. लाइक करेंसी एक्सचेंज होता है, जो हम फॉरेन से जो मानी आता है इधर से, तो वेस्टर्न यूनियन के जरिए वो हम एक्सचेंज कर देते हैं, वो भी एक काम होता है. और लॉकर तो है ही, तो वो सेफ डिपॉजिट करने के लिए वो एक है. हमारा डिपॉजिट को सिक्योर रखने के लिए भी हम बैंक में रुपया सेव करते हैं, क्योंकि हम जब ज्यादा पैसा हैंड इन हैंड नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारा दिक्कत ही है. तो सर को बोलूंगा डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक आगे जाने के लिए.
ये बैंक का जो डेफिनेशन है, बैंक बहुत तरह बैंक होता है। एक तो है रिटेल बैंक, दो है सेकंड है कॉर्पोरेट बैंक और कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक। तो हम पहले आते हैं रिटेल बैंक में। रिटेल बैंक क्या है, व्हाट इज रिटेल बैंक? रिटेल बैंक को आपको जानना होगा, क्योंकि हम जिसमें अकाउंट हमारा हम लोग का सबको अकाउंट है, तो वो रिटेल बैंक के अंदर आता है। तो ये रिटेल बैंक का काम क्या होता है, ये रिटेल बैंक क्या है, कौन किस चीज में ये काम करता है, इसको हम जानेंगे। रिटेल बैंकिंग है जो हम लोगों के लिए, हम इंडिविजुअल कस्टमर के लिए जो है, ग्राहक जो है, हम लोग जो है, हम सर लोग एक मिनट रिटेल रुक बैंक रहे में। हैं। सर एक हाँ मिनट, हम ना शेयर स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा एक जगह से 1 मिनट दीजिए। आई जस्ट हाँ ठीक है। बिकॉज वो बहुत सारे जन ओके ओके। ऐड होंगे ना, तो उन लोग के लिए जस्ट 1 मिनट। हाँ जस्ट हाँ हाँ। 1 मिनट, आई विल शेयर दिस। Yes, I think screen is visible, sir. हाँ श्योर श्योर। Yes, yes. You carry on. हाँ, जो रिटेल बैंक होता है, तो रिटेल बैंक का काम क्या होता है, हम लोग जो छोटा-छोटा व्यापारी जो है, जो इन्वेस्टर है, वो रिटेल बैंक में जाता है। रिटेल बैंक में काम क्या होता है, जो छोटा-छोटा बिजनेस करता है, तो उसको रिटेल कहते हैं। तो रिटेल के बाद जो आता है वो हो कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है, वो कमर्शियल बैंक का एक डेफिनेशन है, ये कब फाउंडेशन हुआ, ये आपको जानना पड़ेगा। ये दिस बैंक आर रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये कमर्शियल बैंक जो रेगुलेट हुआ था, वो 1949 में हुआ था। दे एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लीडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो है, ये एक बारे में जो हम बताना चाह रहे हैं कि 1949 में जो ये एक्ट में आया है कमर्शियल बैंक का जो है, तो ये इसका कार्य होता है, पर्पस क्या है, कुछ मतलब एक बैंक को लाइसेंस देगा तो उसका तो कोई पर्पस होगा ना। तो पर्पस है जो पब्लिक मनी को वो एक डिपॉजिट आकर में ले और इन्वेस्टमेंट आकर में ले। लाइक हमारा इन्वेस्टमेंट क्या क्या कह सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट का जो मैटर है, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो हम अभी आए हैं तो बताते हैं। जो पर्पस इन्वेस्टमेंट वो होता है, डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट जो होता है वो है, और हमारा एफडी है, आरडी है। तो ये इन्वेस्टमेंट के आकर में आते हैं। तो जो कोऑपरेटिव बैंक क्या है, जो गांव में जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। लाइक जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है। जिधर इधर हम कांटेक्ट में है, कांटेक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, विद्यासागर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। ये है वेस्ट बंगाल बेस्ड है ब्रांच, मतलब कोऑपरेटिव है। ये अलग अलग स्टेट में, पंजाब में पंजाब कह के कुछ होगा, ठीक है, हरियाणा में हरियाणा कुछ होगा। ये मतलब कॉर्पोरेट बैंक है। और जो है फोर्थ थिंग इज इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक लाइक जो नॉन बैंकिंग में आता है इन्वेस्टमेंट, जो काफी सारा इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, वो नॉन बैंकिंग में आता है, लेकिन वो उसको रेगुलेट करता है बैंक, ठीक है। तो क्रॉस सेल में जो आता है, तो ये इसका पार्ट तो चला गया वो। हम नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए कहूंगा कि जो इंडियन बैंकिंग का स्ट्रक्चर जो है, इंडियन बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो इंडियन बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इसको डिफाइन किया गया है, जो कौन कौन सा क्या है। तो पहले तो हमारा सेंट्रल बैंक आता है। सेंट्रल बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के बाद जो हमारा कमर्शियल बैंक के मैं अभी बारे में बता रहे थे कि 1949 में जो एस्टेब्लिश हुआ है, तो उसका दो है, दो दो हिस्से से उसको डिफाइन किया हुआ है। एक है पब्लिक बैंक और सेकंड है प्राइवेट बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक और स्पेशलाइज्ड बैंक और है डिफरेंट बैंक। तो हम अभी बताएंगे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मैं अभी तो पहले बता दिया। पब्लिक बैंक क्या है, पब्लिक बैंक जो पीयूसी सेक्टर में आता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, लाइक जो गवर्नमेंट बैंक होता है, गवर्नमेंट का जो स्टेक रहता है, लाइक एसबीआई है, पीएनबी है, ओबीसी है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, काफी सारा बैंक है। अभी आप पकड़ लीजिए तो जो आप मार्च के आगे हमारा बैंक का नेशनलाइज बैंक कितना था, 21 है। हम बैंकिंग हिस्ट्री में जब जाएंगे तब आप पता चलेगा जो बैंक किया है, कितना बैंक था। और है प्राइवेट बैंक लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, महिंद्रा बैंक है, सिटी बैंक है, जो भी है वो प्राइवेट में आता है। तो कोऑपरेटिव बैंक में बारे में अभी बताया था। स्पेशलाइज्ड बैंक, ये स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होता है,
स्पेशलाइज्ड बैंक का एक डेफिनेशन है जो दिस बैंक प्रोवाइड, ये क्या, इसका काम क्या है, स्पेशलाइज्ड बैंक का ये मतलब क्या है? इसका मतलब है जो दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू स्पेशल इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा। मतलब ये जो बैंक है फाइनेंशियल हेल्प करता है इंडस्ट्रीज, जो जो हमारा जो इंडस्ट्री है, जो हम जितने जो भी स्टेट में है इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, उसको ये डायरेक्ट लोन बॉरोवर करते हैं। हाँ, तो ये है स्पेशलाइज्ड बैंक के अंदर रहता है। वो फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, फॉरेन मनी जो एक्सचेंज होता है, ये इसका काम है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है ये स्पेशलाइज्ड बैंक का जो है। और डिफरेंशिएट बैंक है जो हमको पता है अभी जो चल रहा है, तो पहले नहीं था। ये डिफरेंट बैंक का मतलब है पेमेंट बैंक। जो पेटीएम आया है, मतलब फोन पे है, गूगल पे है, ये है पेमेंट बैंक, लाइक। और सेकंड है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक से उज्जीवन है, बंधन बैंक है। ये स्मॉल फाइनेंस से काफी आगे बढ़ चुका है बंधन बैंक। अभी तो आरबीआई ने उनको पूरा मतलब रिटेल करने का अथॉरिटी दे दिया है, तो हम रिटेल भी कर रहे हैं। तो अभी भी बंधन का एक छोटा स्मॉल सेविंग्स भी है, वो बंधन स्मॉल सेविंग्स के चाहता है। उज्जीवन में काफी सारा है, मेरा नजर में तो यही है, आपके नजर में वो काफी सारा होंगे। मैं उसके बारे में नहीं बात करने चाह रहा है, क्योंकि वो आपको पता है। तो ये गया है। तो उसके बारे में जो हम आते हैं, जो ये पेमेंट बैंक है, ये पेमेंट बैंक का दो है, वो जो ई बैंकिंग है। तो हम सर को बताएंगे सर, नेक्स्ट साइड में जब आए, व्हाट इज ई बैंकिंग। हम ई बैंकिंग में आता है, इट इज द मेथड इज व्हिच द कस्टमर कॉन्डक्ट ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रिकली वाया इंटरनेट। हम इंटरनेट से क्या करते हैं, जो ई बैंकिंग करते हैं, हम लोग घर बैठ के भी हम काफी सारा काम कर सकते हैं। बैंक जाने का जरूरत नहीं है। हमारा अकाउंट में रुपया है तो हम घर में बैठ के सब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये काम ई बैंकिंग से कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज में क्या है, जो हम बताया अभी, कि हम काफी सारा काम कर सकते हैं, तो इसमें से इशू नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर हो सकता है, बिल पेमेंट हो सकता है, हम बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, काफी सारा काम हम कर सकते हैं। ये एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, ये लाइटली होता है काफी सारे, कुछ हर चीज में एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये क्या है कि हम जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है तो एक रिस्क रह जाता है कि हमारे एंड से कोई ट्रांजेक्शन हो जाए तो उसका शिकायत हम कैसे करें, क्यों करें, ये हो जाएगा तो हमारा पैसा रुपया आएगा कि नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको कोई दिक्कत में आएंगे तो आप टोल फ्री नंबर है और जो हेल्पलाइन है आप उस पर शिकायत कर सकते हैं, उसके बाद वो आ जाता है। तो ये चला गया बैंकिंग का पार्ट। इसके बारे में हम आएंगे, जो जो बैंकिंग जो है, हिस्ट्री ऑफ बैंक। ये बैंक कहाँ से आया है, वो बैंक का एस्टेब्लिश कब से हुआ था, ये हम आएंगे। तो सर को बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ सर आ गए। सो हिस्ट्री ऑफ बैंक, ये बैंक जो है ये आप देखेंगे, गौर करेंगे, 1970 से लेके 1865, ये स्लाइड में सब लिखा हुआ है कि ये बैंक फॉर्म कहाँ है। हमारा जो कैपिटल है वो कलकत्ता है, तो अभी कोलकाता हो गया है। तो 1970 में द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कह के हुआ था। तो ये incorporated in Calcutta. Calcutta becomes the banking center due to extensive trade during the British rules. जब हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी इधर था, ब्रिटिश का राज था, तब कलकत्ता से ऑपरेट होता है सब बैंक। ठीक है, तो कलकत्ता में जब सब बैंक का आंकड़ा था, तो इधर से ही बैंक का शुरुआत हुआ था। तो हम हैप्पी टू से कि हम उस बैंक का एक नाम आगे बढ़ेंगे कि हम उस ग्रुप में ही हैं। तो इसके बारे में हम सर मेरे को आपके पास लेके आए हैं ये बताने के लिए कि 80s में कि 3 बैंक वेयर सेट अप अंडर द कैप्चर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक है बैंक ऑफ कलकत्ता, और 2 है बैंक ऑफ बॉम्बे, और 3 है बैंक ऑफ मैड्रास, राइट। तो ये जो है 3 बैंक, ये एक पैनल में आया है। जब एक मार्च हुआ ना, अभी जो मार्च हुआ ना, जो पीएनबी के साथ यूबीआई बैंक मार्च हो गया है, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, वो मार्च हो गया है। तो ये जो है ये तब 86 में, हाँ 1806 में ये 3 बैंक मार्च हो गया है।
इनटू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वो भी कलकत्ता से था, तो ये मार्च होके इंपीरियल बैंक हो गया है। तो जो जिसका प्रेजेंटली जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 1955, ठीक है। तो तब से इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ है। तो अभी से वो स्टेट बैंक के नाम पे अब सर्विस दे के आ रहा है। तो हम कुल मिला के बताएंगे तो 1806 से लेके 2022 अराउंड 216 ईयर्स, मतलब 216 साल हो गया है आप लोगों को सर्विस देते देते। तो ये हुआ है। और उसके बाद 1911 से 1969 14 बैंक गेट नेशनलाइज्ड, मतलब 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुआ है 1911 से 1969। और उसके बाद आरबीआई फॉर्म हुआ है 1935 में, जो एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935। उसके बाद 1980s में 7 बैंक गेट नेशनलाइज्ड एंड 1991 में जो प्राइवेट, काफी सारे जो प्राइवेट बैंक है वो उसका मौका मिला, मतलब रिटेल करने के लिए। आरबीआई ने अप्रूव किया कि ना अभी नेशनलाइज्ड बैंक के पास में काफी सारा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो प्राइवेट बैंक है उसको मतलब स्पेस दिया जाए। उसके बाद आरबीआई ने अप्रूव करके 1991 में प्राइवेट सेक्टर बैंक को अप्रूव किया है। तो ये गया है एक बैंकिंग का जो है, इसका पूरा मैटर जो है बैंकिंग में क्लोज हो गया है। तो मैं सबको बताऊंगा कि किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, तो हम इसमें टॉपिक पे आएंगे। तो उसके बाद और रोल ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई के बारे में हम बता रहे हैं 1935 में जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसका रोल क्या है, बेसिक रोल क्या है आरबीआई का। आरबीआई के ऐसा है कि हम लोग का जो पिताजी है वो हमारा पेरेंट्स है, ठीक है। तो सब बैंक का ये पिताजी है, लायक है, ठीक है। तो रोल ऑफ आरबीआई सब कंट्रोल यही करता है। इसका कंट्रोल क्या है, मॉनिटरिंग पॉलिसी, जो भी मॉनिटरिंग पॉलिसी होता है तो ये आरबीआई करता है। रिसर्च एंड डेटा, पकड़ लीजिए एक एरिया में एक बैंक होगा, जो भी बैंक हो सकता है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका 5 किलोमीटर अंतर कोई बैंक है कि नहीं, और ये करेगा तो ये मतलब पीएल में आएंगे कि नहीं, ये सारा काफी रिसर्च एंड डेटा ये कर सकते हैं। इशुएंस करेंसी, जो हम हमारा पैसा घाटी हो जाता है, मार्केट में क्राइसिस है, ये नोटबंदी के टाइम पता चला कि ये मार्केट पैसा सब मतलब आरबीआई ले रहा है, तो ये करेंसी का है, जो इशू ऑफ करेंसी जो हमारा वेस्ट बंगाल में है, काफी सारा स्टेट में है, जो करेंसी का स्टोर है, मतलब टैक्सल जो होता है जिधर से नोट छपा जाता है, तो ये करेंसी भी इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो रेजुलेशन है, रेगुलेशन जो लेके आता है, नया नया रेगुलेशन जो है वो भी इनोवेट करता है आरबीआई। फिनेंशियल मार्केट को भी एस्टेब्लिश करता है। फिनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, बैंकर टू बैंक, हर एक बैंक का एक बैंकर होता है, आरबीआई सबका बैंक है। फॉरेन एक्सचेंज से तो मैंने पहले ही बताया है। पेमेंट एंड सेटलमेंट बैंक, जो पेमेंट बैंक जो है, जो पेमेंट बैंक का जो है हम बता रहे थे कि जो पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, ये सभी आरबीआई ने उनको अप्रूव किया है। उसके बाद वो ये कर सकता है, उसके आगे कोई नहीं कर सकता ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो ओवरऑल बैंकिंग में जो था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सो मच। तो मैंने सबको यही बताऊंगा कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any query, you can ask to sir. सब शायद म्यूट में है, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Excuse You me, can sir. unmute. Yes, yes. Tell me. Sir, I have question. Sir, जो recently sir जो SBI जो मतलब एक महिलाओं के लिए सर एक स्कीम निकालते हैं कि लोन ले सकती हैं वो, सर हाँ। उस पे आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है। देखिए, पहले तो ये है, ये जो आप कह रहे हैं ये सही है, लेकिन अभी तक मार्केट में वो अवेलेबल लोन का जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो सिटी ब्रांच में हुआ है, जो ओवरऑल नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग के पास कोई मतलब खास कुछ बताने की कुछ नहीं है, इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो स्पेसिफिक मैटर है, अभी अवेलेबल नहीं हुआ है।
जो कुछ दिन पहले गवर्नमेंट में के स्कीम दिया थे कि स्टूडेंट लोन है, राइट। तो उन्होंने तो बता दिया, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट होगा, उसके बाद कुछ मतलब जो बेसिक फंक्शनल है वो हम चर्चा करके ही बता सकते हैं। जो जो आप बता रहे हैं सही है, लेकिन वो अवेलेबिलिटी नहीं है, इसीलिए कि जो अवेलेबिलिटी नहीं है वो रिसर्च पे है, अभी दिया जाए कि नहीं जाए, इसीलिए मैं ये बता नहीं सकता, सॉरी। No one else? It's under process, absolutely under process. If you, when it Right. will be get notified, then you can get the notification. It will be implemented, obviously. So if anything Yes, else, yes. anyone, then otherwise, sir will proceed. I think no. So you can proceed, sir. ओके, तो हम इसके बाद व्हाट इज बैंकिंग तो हो गया, इसके बाद जो फिनेंस में था, इससे ये काफी सारे इंटरेस्टिंग है जो हम फिनेंस में आएंगे। ये एक्चुअली फिनेंस क्या है, ये हम लोगों को पता चलना होगा कि फिनेंस इज ऑल अबाउट एलोकेशन, ऑल मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड इंक्लूडेड एक्टिविटीज सच एज इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, लीडिंग and budgeting, savings and forecasting. So how does anyone allocate their money in different things and manage them for earning, savings and expending? ठीक है, तो इसके बारे में पहले मैं बताऊंगा कि फिनेंस के अंडर क्या होता है। सब कुछ होता है, हम पैसा कहाँ से कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ से लेके आए, किसको दें, मतलब इसका बजट भी करते हैं, मतलब हम कुछ करेंगे तो कहाँ से करेंगे, कितना खर्च होगा, ये करते हैं हम। उसके बाद सेविंग्स करते हैं और फोरकास्टिंग में आने वाला दिन में, इन फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें बारे में। तो ये काफी सारे इसके अंदर है, हम ब्रीफ जब करेंगे तब इसको बताएंगे। तो इसमें से सब कुछ आता है, इंडिफरेंटली मैनेज, अर्निंग होता है, सेविंग्स होता है, एक्सपेंडिचर। क्योंकि हम सब क्या करते हैं, हम लोग का क्या है, हम पहले अर्न करते हैं, राइट। पहले हम अर्न करते हैं, उसके बाद क्या है, हम एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। हमारा अर्न हो और ना हो, हमारा एक्सपेंस मस्ट है। हम एक्सपेंस हम करते ही हैं, हम सुबह उठने से सोने जाते तक जो भी करते हैं वो एक्सपेंस में आता है। तो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, या मिल्क का कुछ हो, ये ब्रेकफास्ट से लेके लंच या डिनर, जो कि कुछ भी है, हमारा फोन पे जो बात करते हैं उसमें भी खर्च ही खर्च है। तो ये एक्सपेंस के अंदर आता है। तो हम इसको कैसे मैनेज करें, और उसके बाद हमारा अर्निंग, उसके बाद एक्सपेंस, उसके बाद जो पड़ा रहता है वो हम सेविंग्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इस कैसे करें, ठीक है। तो टाइप ऑफ फिनेंस हमको जानना पड़ेगा। तो ये फिनेंस का टाइप क्या है, तो मैं सर को कहूंगा कि सर आगे जाइए तो हम दिखा सके। सब दिख रहा है ना, टाइप ऑफ फिनेंस। तो फिनेंस में 3 चीज आता है, ठीक है, पर्सनल फिनेंस, कॉर्पोरेट फिनेंस, पब्लिक फिनेंस। तो हम बेसिकली आज पर्सनल फिनेंस से बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब इंटरेस्टेड हैं हम पर्सनल फिनेंस कैसे करें। तो पर्सनल फिनेंस में आता है क्या, हम काफी सारे चीज आते हैं। मेरा नॉलेज में तो आरडी है, एफडी है। एफडी का मतलब बैंक फिक्स डिपॉजिट है, आरडी का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट है, एनएससी का मतलब नेशनल सेविंग स्कीम है, केवीपी का किसान विकास पत्र, और पीपीएफ का मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, ट्रेडिंग या शेयर एंड पेंशन। तो आप ये बोलने का ये इरादा है कि हम पर्सनल फिनेंस से क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ मेरे पास लाखों रुपया है तो मैं कहाँ रखूं। मतलब पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन इसको डाइवर्सिफाइड करना ही जरूरी है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको रिस्क कैलकुलेशन कहते हैं। और ये इसके बारे में एक HLV भी कहते हैं कि HLV, इसका मतलब है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इसको हम कैसे ट्रीट करें कि हमारा एक वैल्यू अलग है, आपका वैल्यू अलग है, एक डॉक्टर का वैल्यू अलग है, एक इंजीनियर का वैल्यू अलग है, एक टीचर का वैल्यू अलग है, सबका अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू का मतलब है हम आज है तो हमारा प्राइस कितना है, और हम कल ना रहे तो हम कितना प्राइस लेते हैं। तो ये हमको
डिफाइन करना है। तो पहले मैं आता हूँ एफडी का। एफडी का बारे में हम आपको बताऊं, एफडी बैंक में ही होता है, कोऑपरेटिव बॉडी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है, आरडी भी दो जगह में होता है। तो एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट, वो 7 दिन से लेके 10 साल तक हो सकता है। ये आरबीआई का रूल्स है कि 7 दिन मिनिमम पीरियड, 7 डेज इज मिनिमम पीरियड एंड 10 ईयर्स इज मैक्सिमम पीरियड। इससे ज्यादा और इससे कम नहीं हो सकता है। आप सेविंग्स में पैसा रख सकते हैं, कार्ड में पैसा रख सकते हैं, लेकिन कोई एफडी हो तो 7 दिन से 7 डेज के नीचे एफडी नहीं हो सकता और 10 ईयर्स के ज्यादा नहीं हो सकता एज पर आरबीआई गाइडलाइन। ठीक है, तो आरडी हो सकता है, अब आरडी 1 साल के लिए या 5 साल के लिए 10 साल तक कर सकते हैं। और एनएससी ये बैंक में नहीं होता है, पोस्टल में होता है। एनएससी केवीपी जो नेशनल सेविंग स्कीम और केवीपी किसान विकास पत्र। तो एनएससी में हम की टैक्स सेविंग्स मिलता है हमको, एटीसी में इसमें टैक्स का छूट मिलता है, वो भी 1,50,000 तक हम। हाँ, कोई लेफ्ट हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो म्यूचुअल एनएससी सर यू कंटिन्यू। ओके 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 ओके। तो म्यूचुअल फंड के बारे में हम बता रहे हैं कि हाँ सॉरी, इधर एक रह गया है। एनएससी के बारे में, केवीपी के बारे में पता, किसान विकास पत्र, ये भी एक फिक्स का होता है, मतलब ये 5 साल के लिए होता है। एनएससी भी 5 साल के लिए होता है और 5 साल 7 साल या 10 साल के लिए होता है। एक पोस्टल में होता है ये, और अदर्स कोई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं होता, ये स्पेशली पोस्ट ऑफिस में हो सकता है। ठीक है, और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये 2 जगह में हो सकता है। ये पोस्ट ऑफिस में होता है और नेशनलाइज्ड बैंक एंड और प्राइवेट बैंक में ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अभी काफी सारा चल रहा है, ये भी एटीसी के अंदर आता है, वो टैक्स छूट मिलता है, 1.5 लाख का अंदर ये आता है। ठीक है, तो इसमें से हम सालों में 1,50,000 हम सालों में जमा कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी कर सकते हैं। मिनिमम 500, मैक्सिमम 1,50,000। ये पीपीएफ का मैटर है। तो हम आएंगे म्यूचुअल फंड के। तो म्यूचुअल फंड बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है। म्यूचुअल फंड क्या है? एक्चुअली म्यूचुअल फंड के अंदर एक बात है, म्यूचुअल फंड मतलब क्या है? मेरा पैसा, आपका पैसा, जितना सारा कस्टमर है उसका पैसा सब एक जगह में इकट्ठा होता है, इसको म्यूचुअल कहता है। तो इसको मिला के म्यूचुअल फंड होता है। तो ये म्यूचुअल फंड दो तरफ से होता है, एक ओपन एंडेड है, एक क्लोज एंडेड है। तो ओपन एंडेड का मतलब क्या है? ओपन एंडेड मतलब जो है सेविंग्स अकाउंट, राइट। सेविंग्स में हम जब पैसा इन्वेस्ट करता है या डिपॉजिट करते हैं, तो क्या हम कल कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, क्या मेरा जरूरत है, हम उठा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है, जो हमारा एफडी है उसमें भी हम उठा सकते हैं, लेकिन चार्जेबल होता है। या हम पीपीएफ होता है, क्या टैक्स सेविंग स्कीम होता है, उसमें हम नहीं उठा सकते क्योंकि वो क्लोज है, क्लोज एंडेड है। तो ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का फंडा ये है कि हम 1 लाख रुपया हम ओपन एंडेड स्कीम में रखा है कि हमारा 1 महीने के बाद ये पैसा जरूरत है, हम उठा सकते हैं एज पर कंडीशन। लेकिन सेम चीज हम क्लोज एंडेड फंड में रखेंगे तो ये 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, ये हम उठा नहीं सकते। और इसमें भी एक अंडर सेक्शन का एक जीबी जारी होता है, ये 80C के अंदर आप इसमें 1.5 लाख आप इसमें टैक्स छूट ले सकते हैं। तो ये क्लोज एंडेड का मैटर है। तो ये क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का जो मैटर है, एक म्यूचुअल फंड में ही होता है और बैंकिंग में होता है। बैंकिंग का जो एफडी होता है वो भी दोनों टाइप का होता है, एक ओपन एंडेड होता है, एक क्लोज एंडेड होता है, जिसको मिनिमम टेन्योर होता है 5 ईयर्स और 5 ईयर्स लॉकिंग भी रहता है। तो यही है। और जो म्यूचुअल फंड के बारे में है, म्यूचुअल फंड काफी सारा फंड है जो एक मार्केट टू सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें क्या होता है, काफी सारा फंड होता है जो रिस्क कैरी करता है। तो इसमें से 5 फंड इज इंपॉर्टेंट। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, 2 है डेब्ट म्यूचुअल फंड, 3 है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, 4th सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड अदर्स म्यूचुअल फंड। मैंने पहले बारे में हम बताएंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो लिंक टू मार्केट, मतलब इसमें रिस्क ज्यादा है और प्रॉफिट होने का संभावना ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो फंड रखता है इक्विटी मार्केट में जुड़ा रहता है। क्योंकि काफी सारा फंड जो होता है ये 70-30 या 60-40 रेशियो में रखता है। इक्विटी मार्केट में 60 और डेब्ट मार्केट में 40 रहता है।
तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होने का संभावना है। और डेब्ट मार्केट जो होता है इसमें से लो रिस्क में रहता है, ये डेब्ट फंड में रहता है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो फंड होता है इसमें से आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ये क्या होता है, ये मिक्स्ड होता है, मतलब हम ज्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे और ज्यादा लॉस का हम भी नहीं लेंगे, हम मिडिल में रहेंगे, अंतर होंगे, क्योंकि हमारा फंड में एक अच्छा खासा ग्रोथ आए कि हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। और एक है जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मतलब आपको आपका नीड बेस, यू नीड आवर सोल्यूशन जो कहलाता है, ऐसा ही है कि आपको हम पहले सोल्यूशन देंगे, आपका एक नीड होगा, उसके बाद जो आएगा वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है। ये क्या होता है, सपोज आप मान लीजिए आपका छोटा एक लड़का है, ठीक है, अब इसका हायर एजुकेशन के लिए कुछ फंड इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, आहिस्ता आहिस्ता कुछ सेविंग्स करेंगे, वो हो सकता है ओपन एंडेड फंड में या हो सकता है कि क्लोज एंडेड फंड में हम करेंगे, वो आपका मैटर है, लेकिन क्या है एक ओरिएंटेड है, ठीक है, ये आपका चॉइस का एंड में आता है कि आप मेरिट पर्पस में कुछ पैसा इकट्ठा करना जा रहे हैं, तो ये है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, आपका सॉल्यूशन जो है आपका जैसा भी आप चाह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आदर्श म्यूचुअल फंड, जो क्या होता है आदर्श म्यूचुअल फंड, मतलब जो कोई कहता है कि एसआईपी करता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये अभी चल रहा है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट क्या है, आप आगे सवाल कर सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एसआईपी का मतलब है, ये इसका फुल फॉर्म है, डेफिनेशन है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक वे से हो रहा है। ये म्यूचुअल फंड जानने के पहले 3 चीज आपको पहले जानना होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नैव, इसका मतलब है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, और सेकंड थिंग है यूनिट, और थर्ड थिंग वैल्यू, मतलब हम 1000 रुपया दिए यूनिट ले लिए, पकड़ लीजिए आप एक यूनिट का प्राइस है 10 रुपीज, तो आप 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए तो आपको कितना शेयर मिलेगा, 100 शेयर मिलेगा, तो ये कितना यूनिट हुआ, 100 यूनिट हुआ, तो आपका नेट एसेट वैल्यू क्या है 1000 रुपीज, तो काल ये इसका वैल्यू 10 रुपीज छोड़ के ये फंड इंक्रीज हो गया है, ये 15 रुपीज में हो गया है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ 5 रुपया, तो 10 से लेके 15 हो गए, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, आप 1000 रुपया दिए थे, अब आपका 1500 हो गए। तो ये होता है कि नैव, यूनिट एंड वैल्यू, इसको म्यूचुअल फंड में ही आता है, ठीक है। तो इसमें जो म्यूचुअल फंड का जो मैटर है, तो ये एसआईपी के द्वारा आता है। एसआईपी के लॉट ऑफ फंड रहता है कि जो हमने बताया कि इक्विटी फंड होता है, बैलेंस फंड होता है, ग्रोथ फंड होता है, टॉप 300 फंड होता है, कि आप बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेब्ट फंड में कर सकते हैं, ये आपका इशू है। आप काफी सारा कंपनीज है, आप काफी सारा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी सारा कंपनी एसबीआई है, प्रिंसिपल है, सुंदरम है, आईसीआईसीआई है, ठीक है, एचडीएफसी है, ठीक है, काफी सारा, मिरर है, बहुत सारा है, जितने भी आप बैंक समझ लीजिए, उसमें से सब कुछ अब म्यूचुअल फंड में एस्टेब्लिशमेंट हो गया है, तो आप काफी सारा जगह में आप एसआईपी या कर सकते हैं। इसमें से और 2 भी हो सकता है म्यूचुअल फंड का, और है एसटीपी कहते हैं उनको, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी कहते हैं किसी को, कि आप पकड़ लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है, तो आप चाह रहे हैं कि आप एमआईएस कर सकते हैं। एमआईएस का मतलब मंथली इनकम, जिसको हम कह रहे हैं कि एमडब्ल्यूपी, मंथली विड्रॉल प्लान, कि हम 10 लाख रुपये एक साल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक महीनों में हम ये पैसा लेंगे, हम महीने में पैसा लेंगे, तो आप भी ले सकते हैं। तो इसमें से एक क्वेरीज भी आता है कि हमारा फंड से कि ये डिडक्ट होता है, हाँ, आपका फंड से ये फंड डिडक्ट हो जाता है, लेकिन ये फंड रिकवर भी होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यूनिट, नैव और वैल्यू, क्योंकि आप जब फंड विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका फंड तो एक ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन में वो गैप अप भी हो जाता है, तो इसको कहता है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और एक चीज है एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये क्या होता है, पकड़ लीजिए मार्केट हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ऊंचा है, सपोज मान लीजिए आप
62,000 के आसपास है मार्केट, हम करीब करीब 60,000 पकड़ रहे हैं। मार्केट वोलेटिलिटी है, मार्केट उठ भी सकता है, पड़ भी सकता है, गिर भी सकता है, ठीक है। तो क्या है, अभी जो इन्वेस्ट करना मैं सलाह दूंगा कि आप एसटीपी के जर कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, आप एक साथ में 10 लाख रुपया दे दिया एक लिक्विड फंड में, तो एक ओवरनाइट फंड में चला जाएगा। उसके दिन, हर दिन या हर वीक या 15 डेज आफ्टर 1 मंथ आप ये चूज कर सकते हैं कि आप उधर एक फॉर्म है, आप उधर से टिक कर देने से वो एलोकेट हो जाता है। हर दिन हो सकता है, हर वीक हो सकता है, क्योंकि आपका जो मनी है वो एक टाइम से वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक वो परचेस हो जाएगा नैप के द्वारा, और आपका यूनिट अलग से हो जाएगा। क्योंकि आज 60,000 सेंसेक्स है, कल 58,000 हो सकता है, उसके पहले 62,000 होता है। क्योंकि इसमें क्या है, मार्केट का जो उतर चढ़ाव, उसके हम आप एक अंतर हो जाता है, एक इक्वल हो जाता है, एक बैलेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा फंड का जो है ग्रोथ ज्यादा हो सकता है। तो ये है ओवरऑल म्यूचुअल फंड का मैटर। तो हम म्यूचुअल फंड छोड़ के हम आगे बढ़ रहेंगे इंश्योरेंस में। तो आप, एक मार्केट है, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर बैंक, आफ्टर म्यूचुअल फंड। तो हम इंश्योरेंस में भी काफी सारा इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्ट भी हो रहा है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि गवर्नमेंट जो जब जरूरत होता है, इमरजेंसी फंड का रिक्वायर्ड होता है, तो 2 जगह से गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है। एक है बैंक में और दूसरी है इंश्योरेंस कंपनी में, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम पे गवर्नमेंट इधर से लोन लेता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस में काफी सारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस, व्हाट इज इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस, 2 टाइप ऑफ इंश्योरेंस, फर्स्ट थिंग लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड थिंग एंड जनरल इंश्योरेंस। तो पहले हम लाइफ इंश्योरेंस को डिफाइन करें। लाइफ इंश्योरेंस तो 2 तरह के होता है, एक ट्रेडिशनल है और यूलिप है। और जनरल इंश्योरेंस 3 तरह का होता है, एक नेवल इंश्योरेंस, अर्थात जो इसको कहते हैं जो नौ बीमा, और फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा, और जो मिसलेनियस, जो एक्सेट्रा होता है। ठीक, एक्सेट्रा को आप 5 तरह के हिस्सा में है। एक कार इंश्योरेंस, सेकंड एसेट इंश्योरेंस, 3 लाइबिलिटी इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। ये हम पीछे से ही जाते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस का जरूरत क्यों है और कौन करता है, पता है आपको? ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे होता है और क्यों होता है? ट्रैवल इंश्योरेंस कौन करता है ये मैंने पहले आपको बता दूं। आप ट्रेन में सफर करते हैं, फ्लाइट में सफर करते हैं, तो देखेंगे आप ट्रेन में जब करते हैं ना, 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा ये करके आपसे जो फेयर मनी है उसमें डिडक्ट हो जाता है, वो प्रिंट भी होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, ये रेलवे के तरफ से है और इंडियन मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से है, ये होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। आप जब सफर करते हैं तो वो जाते जाते कोई मिसहैपन हो जाता है, तो आपको फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, जो आपका फैमिली का सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल गार्ड देने के लिए ये होता है। तो इसको ट्रैवल इंश्योरेंस कहता है। और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो आपको सबको पता है कि हमारा जो हम सुस्वस्थ रहें, ये मेरा प्रे है कि हमारा क्या है कि एक आप मेरा पकड़ लीजिए, मैं तो दो चीज मतलब प्रे करता हूँ, एक मेरा हेल्थ और मेरा वेल्थ। तो पहले आता है हेल्थ, कि मैं सुस्वस्थ रहूं, उसके बाद तो मैं अच्छा सारा काफी वेल्थ भी मैनेजमेंट कर सकता हूँ ना। तो मेरा हेल्थ पहले जरूरी है, कि ये हेल्थ को हमको मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमको करना है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, कि हमारा जो एक रिस्क, ये रिस्क जो होता है ये इंश्योरेंस कंपनी को हम दे देते हैं कि हमारा इस टाइम के अंदर, ये सालों के अंदर कुछ हो जाता है तो हम कैशलेस बेनिफिट मिलता है हमको। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के मेरे आते हैं। ये काफी सारा कंपनी होता है, ये नेशनल इंश्योरेंस होता है, ओरिएंटल होता है, आपका यूनाइटेड होता है, और तो प्राइवेट सारा बहुत सारा है, आपका आईसीसीआई है, एचडीएफसी है, आपका कोटक है, काफी सारा है, मैं कहूँ तो बहुत सारा कंपनी है। और लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या है? लाइबिलिटी एसेट को मैं एक शब्द में बताना चाह रही हूँ कि आप एक हाउस लोन लिया है, ये आप एक कार लोन लिया है, तो इसको क्या है, तो लाइबिलिटी का है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, क्योंकि लोन में लिया है। तो बैंक क्या करता है, आपका प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके घर के ऊपर
क्या आग में आपका घर भूकंप से गिर न जाए या आग से जल न जाए, इसके इंश्योरेंस होता है। तो जब हम बैंक में लोन लेते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट करा जाता है, ये खुद कोई नहीं करता कि हमारे घर के लिए ये इंश्योरेंस करूँ, ये एक लाइबिलिटीज है, ये कर देते हैं बैंक बोलने कर देते हैं, क्योंकि हम वो बैंक तो इससे गिरवी रखा है, हम गिरवी रखते हैं ना, तो इसके लिए हम कर देते हैं, एसेट एंड लाइबिलिटीज को ये करते हैं। और कार इंश्योरेंस के भी बता दिया है, कार इंश्योरेंस में हमारा मोटर इंश्योरेंस है, वो भी हम जो हमारा कोई रिस्क को क्या है, हम जब कार मतलब ड्राइव करते हैं तो हम हमारा कार के द्वारा कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जो आगे ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी कैरी करता है। तो और हमारा भी करता है, जो ड्राइव करता है एज ए पायलट उसका भी करता है। तो कार इंश्योरेंस का मैटर है, ये काफी सारा चीज सही है। लेकिन मैं अब ब्रीफ करूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि ये तो इंश्योरेंस लोग कम करते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस तो ज्यादा करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम बताएंगे। लाइफ इंश्योरेंस दो तरह के होता है, एक ट्रेडिशनल प्लान बताए, एक यूनिट प्लान बताए। ट्रेडिशनल प्लान का मतलब है जो चले आते हैं, परंपरा जो है, जिसका बोनस हम डिक्लेयर करते हैं। इसमें से काफी सारा प्लान है। आपको मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में जिक्र करना चाह रहा हूँ। 1956 से पहले एस्टेब्लिश हुआ था LIC ऑफ इंडिया, और LIC इंडिया ही नहीं हुआ था, 17 छोटा बड़ा कंपनी को मिला के LIC फॉर्म हुआ था 1956 में। ठीक है, तो LIC बिजनेस कर रहा था, बहुत काफी सारा ईयर बिजनेस कर रहा था, लेकिन हमारा पॉपुलेशन जो है LIC बीट नहीं कर पाया है, सबको बीमा दे नहीं पाया है, ये इसका फेलियर है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करता है क्या है, IRDA कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये क्या एक नया, मतलब आप पीछे वाला स्लाइड में जो हम दिखाया था कि नेशनलाइज बैंक के बाद क्या हुआ था कि 1991 में क्या हुआ था कि प्राइवेट बैंक को मतलब लाइसेंस दिया हुआ था। तो ये भी क्या हुआ कि 1999 IRDA क्या सोचा कि नहीं, मार्केट में सिर्फ LIC नहीं है, काफी सारा प्राइवेट कंपनी भी आना चाह रहा है, तो उसको आने दीजिए, वो भी बिजनेस कर सकेंगे, मार्केट में रिटेल कर सकेंगे। ठीक है, तो काफी सारा कंपनी जुड़ा हुआ है। तो अभी आज का डेट में आप इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हम बताएंगे, तो 24 कंपनीज देयर इन मार्केट इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें से लीड करता है जो लीडिंग कंपनी है वो LIC है, सेकेंड लार्जेस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब SBI लाइफ है, जिसमें मैं बिलोंग करता हूँ एज ए नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर और इसके बाद आता है HDFC लाइफ, ICICI और कोटक, काफी सारा है, PNB मेटलाइफ है, और बजाज एलियंस है, काफी सारा कंपनी है, 24 कंपनी दिया। आप लोगों का कुछ कंपनी में अलग अलग इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, वो रह सकता है, क्योंकि इसको रेगुलेट करता है IRDA, जो IRDA फॉर्म किया था 2020 से, सॉरी 2000 से IRDA ये प्राइवेट प्लेयर्स को ये मौका दिया है कि आप मार्केट में काम कीजिए, आपका जो एफर्ट है वो आप सामने लेके आइए। ठीक है, तो ये है इंश्योरेंस कंपनी का एक मैटर। तो हम जब बात कर रहे थे ट्रेडिशनल यूलिप प्लान के बारे में, तो ट्रेडिशनल प्लान में काफी सारा प्लान है। जो एक आप इसके बात को छोड़िए, पहले जाते हैं जो व्हाट इज इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस किस प्रकार होता है, इंश्योरेंस का हम डिफाइन करेंगे तो 5 तरह का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, एक है फैमिली प्रोटेक्शन, सेकंड है सेविंग्स, थर्ड है वेल्थ क्रिएशन, फोर्थ है चाइल्ड एजुकेशन, और फिफ्थ है पेंशन। अर्थात जो हम लोग का हाथ में फिंगर कितने हैं, 5 है, तो ये प्लान 5 ही है। इसको हम कुछ कंपनी अलग अलग डिफाइन से किया है, लेकिन ये है ओवरऑल। अब पहले आता है फैमिली प्रोटेक्शन, जो हम फैमिली को सुरक्षित करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम इंश्योरेंस को, और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस हम यही करते हैं। उसके बाद हम सेविंग्स करते हैं। तो कुछ लोग इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस सेविंग्स के आकार में लेते हैं कि हम सेव करते हैं, 5 साल 10 साल या 15 ईयर के बाद हम कुछ पैसा लेने चाह रहे हैं, टैक्स फ्री होता है, क्योंकि इसमें से पूरा का पूरा रुपया है टैक्स फ्री होता है। ATC और सेक्शन 1010D को वो इनकम टैक्स छाड़ मिलता है। तो यही एक मुद्दा। तो ये क्या है, इसके बाद होता है कि हम वेल्थ क्रिएशन, हम जो संपत्ति व्यवस्था को कहते हैं, जो हमारा जो एसेट है वो इस एसेट को हम मैनेज करेंगे। ठीक है, हम शॉर्ट टाइम कुछ गेन करना चाह रहे हैं,
तो हम क्या करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है एक। और सेकंड फोर्थ थिंग है चाइल्ड एजुकेशन। तो हम उसके बारे में, हम चाइल्ड एजुकेशन बारे में सोचते हैं कि हम पहले ही बताया है कि हमारा एक एस्पिरेशन है, गोल है कि हमारा किड्स को एक हायर स्टडी दें। हम आज तो नहीं पता वो आने वाला दिन में डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा या पायलट होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो ज्यादा कॉस्टली है और आज का दिन में एजुकेशन लोन पाने का तो चांस ही बिल्कुल नहीं है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप एजुकेशन लोन से छुटकारा मिलने से आप आज से एक मतलब एक चाइल्ड प्लान ले सकते हैं कोई भी कंपनी से। आप हो सकता है आपका जो प्रेफरेबल कंपनी हो आप उधर से ले सकते हैं, लेकिन क्या है, ये गोल सेट होता है। इसमें से चाइल्ड प्लान से एक खास अंतर है, क्या है कि हर एक प्लान में क्या होता है कि इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है, मैं एज ए प्रोपोजर मैं पे कर रहा हूँ, मेरा इस टेन्योर में कुछ हो जाता है तो फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाता है एज ए इंश्योरेंस। लेकिन चाइल्ड प्लान में क्या होता है, अलग से चीज होता है। क्या है, ये 3 बेनिफिट रहते हैं इनको इससे। एक तो प्रोपोजर है, सेकंड है नॉमिनी है, और है नॉमिनी का जो लीगल अपॉइंटी है, क्योंकि वो माइनर है उसका एक लीगल अपॉइंटी होगा। ये इसका ममम होगा, मदर हो सकता है, इसका ग्रैंडफादर हो सकता है, ग्रैंडमदर हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, इनका अंकल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उनको एक अच्छा काफी सारा इंटरेस्ट मैटर है। इसमें से क्या होता है कि हम एक प्रोपोजर, मैं एक फादर हूँ, रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हूँ, मैं मेरा किड्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट किया था। तो मैंने मेरा किड्स का एज है 0, मैंने 18 साल के लिए एक पैसा देने का इरादा लिया था। तो मेरा 5 साल के बाद मेरा कुछ मिसअपेंड हो गया है, हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं है, हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं ये दुनिया छोड़ के तो इसमें से क्या होता है कि एक 3 लॉसेस होता है। पहले एक तो फिनेंशियल लॉस होता है, सेकंड थिंग इमोशनल लॉस होता है, और एक मेंटल लॉस होता है। 3 चीज में से 2 चीज रिकवर हो जाता है, सबका ही हो जाता है। क्योंकि काफी सारा लोग क्या होता है कि ज्यादा दिन ये सोच के बाहर कर देते हैं, हमने देखा है। क्योंकि हम क्लेम सेटलमेंट जब करते हैं तो हम देखा है कि इमोशनल लॉस और मेंटल लॉस क्या होता है, जो हमारा नियरेस्ट डियरेस्ट है वो हम लोग को भुला देता है, ये दुख को भुला देता है। लेकिन क्या होता है, फाइनेंशियल जो क्राइसिस है इसको कोई नहीं मिटाता, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर ही ऐसा है। तो इसमें से क्या होता है, इमीडिएट एक फंड मेरा एब्सेंस में मेरा फैमिली को मिल जाता है, ये चाइल्ड प्लान में होता है। और क्या है, आने वाला दिन में पॉलिसी कंटिन्यू रहता है, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर प्रीमियम वेवर। इट इज ओनली प्रोवाइड फॉर चाइल्ड प्लान। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, काफी सारा आगे आने वाला दिन में मेरे को, मैं तो नहीं रहा हूँ, मेरा मतलब जो किड्स का जो अपॉइंटी है उसको भी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चाइल्ड का एज 18 हो जाएगा तो वो हर एक सेमिस्टर में या लमसम वो बेनिफिट लेने से ले सकता है। 18, 19, 20 एंड 21 में वो बिफर्केशन करके, मतलब ब्रेक करके 25% करके वो ले सकता है, या लमसम ले सकता है, वो अलग मैटर। तो इसमें से 3 लाइफ कवर हो सकता है। एक मेरा जाने के बाद मेरा मतलब मेरा वाइफ का एक लमसम अमाउंट मिलता है, और उसके बाद कोई बार वो प्रीमियम हो जाता है, आने वाला दिन में मेरे को प्रीमियम नहीं दे रहा होता है, जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल कंपनी है वही आपका प्रीमियम का लाइबिलिटीज लेता है, और आने वाला दिन में आपको जो फंड है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो ये हो गया है चाइल्ड एजुकेशन प्लान। तो उसके बाद आता है जो सबसे अहम है आज के दिन में, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पेंशन। तो हम आज काम कर रहे हैं, हमारा एफर्ट है, जुनून है, जलवा है, हम काम कर रहे हैं। तो एक दिन में जो क्या होगा कि हम लोग काम से रिटायर होंगे, तो हमारा प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम डिस्कस करेंगे तो हम पेंशन के बारे में। ठीक है, तो ये पेंशन क्या होता है, ये पेंशन एक अहम बात होता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक बिजनेसमैन के अंतर क्या होता है ये हम पहले बताते हैं। हमसे एक बिजनेसमैन कमाता है, बहुत कमाता है, एक आदमी मतलब सैलरी से बहुत कमाता है, लेकिन वो कमाता ही है, उसका कमाई उसका एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक सर्विस होल्डर क्या होता है, जितना सैलरी तनख्वाह मिलता है उनसे कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, वो एम्प्लॉयर बाय डिफॉल्ट वो डिडक्ट कर लेता है। उसके बाद वो जो मिलता है वो उसको नीट पे कहता है। ठीक है, तो ग्रॉस पे से
डिडक्ट होके जो नीड पे मिलता है वो उससे वो फैमिली को जो एक्सपेंडिचर है वो उसको गुजारा करता है, जो सेविंग्स है वो करता है। लेकिन ये क्या होता है, एक मैं जो अंतर कर रहा हूँ कि बिजनेसमैन एक सैलेड का ये एम्प्लॉयर है, वो काट के एक फंड सेट करता है। क्या आइदर एक बिजनेसमैन का ये नहीं होता है, क्योंकि उसका जो कमाई है वो एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या आपका लर्निंग क्या है कि उसको भी पेंशन चाहिए, क्योंकि एक सैलरीड पर्सन जब 60 ईयर्स के बाद रिटायर होगा तो उसका जो लाइफस्टाइल है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उसको पेंशन मिलेगा हर मंथ, ठीक है। तो उसके बाद उसको जो वाइफ है उसको पेंशन मिलेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन रिटायर जब करेगा उसको कुछ पेंशन नहीं है। तो ये एक तरीका तो एक बिजनेसमैन का रिटायर हो जाने के बाद उसको कोई पेंशन ही नहीं मिलेगा। क्यों? ये अंतर क्यों है? इसीलिए पेंशन फंड एनपीएस गवर्नमेंट एक सबके लिए एक ओपन मार्केट कर दिया है कि नहीं, आपसे हमारा सैलरी पर्सन का जो हम डिडक्ट करते हैं, लेकिन हम एक ऑप्शन दे के रखा है कि हम बिजनेसमैन या अदर जो कम्युनिटी का पीपल है, जो प्रोफेशनल है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सबके लिए एक अलग एक फंड क्रिएट किया है, उसको कहते हैं कि एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। तो इसके 2 सेक्शन है, तो हम इसके बारे में जो बता रहे हैं वो अभी खत्म नहीं हुआ। तो इसमें से क्या होता है, तो एक फंड हम इन्वेस्ट करते हैं, एक फंड क्या होता है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें काफी सारा अच्छा रिटर्न आता है। तो एक फंड क्रिएट हो जाता है आफ्टर 50 ईयर्स या आफ्टर 60 ईयर्स। तो आप इससे पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। वो पेंशन आज का दिन में बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 हो गया है, लेकिन पेंशन रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी के अभी 7.5 है। लेकिन गवर्नमेंट का यही सलाह है कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो पेंशन फंड में कीजिए, ठीक है। इसमें आपका ही भलाई है, क्योंकि पेंशन फंड में अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि पेंशन फंड 9.12 था, उसके बाद घट के 8.5 हुआ, उसके बाद अभी 7.32 के आसपास है। तो ठीक है, तो ये अप एंड डाउन होता रहता है एज पर गवर्नमेंट डिसीजन, ये हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसको कंट्रोल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो ये जो आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स एक फंड क्रिएट होता है। इसमें से क्या होता है, हम एक पेंशन जनरेट होता है, जो हम पर मंथ हम इसको कैरी कर सकता है, एज वेल एज माई रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर को, और मेरा फैमिली को हेल्प होता है। ये फंड मेरे को जो मेरा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को एक मोल देता है, ठीक है। तो इसी का ऑब्जेक्ट है एनपीएस। तो एनपीएस का तो कंडीशन है कि किसी का सवाल हो सकता है कि एनपीएस हम मतलब जो फंड क्रिएट होता है उसके बाद हम पूरा का पूरा फंड विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, आप पूरा फंड विड्रॉ कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें से क्लॉज है कि पहले क्लॉज था 2090 के पहले, कॉम्यूट पेंशन कहते हैं उनको। कॉम्यूट पेंशन आप 40% विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आप 1 लाख रुपया आपका फंड हुआ तो आप 40,000 आप डिडक्ट कर सकते हैं। 60% मैंडेटरी पेंशन आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्रॉस चेंज हो गया है, अभी क्या हो गया है, अब नेगेटिव मतलब उल्टा हो गया है। 60% कॉम्यूट पेंशन आप ले सकते हैं, मतलब इमीडिएट विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी 40% जो है, रेस्ट ऑफ 40% वो हम कंटिन्यू पेंशन आपको लेना ही पड़ेगा। जितने दिन आप जीवित है इतना दिन आपको पेंशन मिलेगा। आफ्टर डेथ आपका ऑप्शन है, आपका मिसेस को ये नॉमिनेट कर सकते हैं, या लामसम आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या आपका किड्स जो डॉटर जो भी है आपको आप रेस्ट ऑफ अमाउंट आप नॉमिनेट कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो पेंशन है, जो कॉम्यूट पेंशन मिलता है, वो टैक्स फ्री होता है, वो सेक्शन 1010D में टैक्स फ्री होता है। उसमें भी एक क्लॉज है, वो क्लॉज है आपका इसमें से 2.5 लाख के ऊपर हो जाता है तो आपको टैक्स मतलब टीडीएस डिडक्ट होगा, 2.5 लाख से नीचे होगा तो आपका टैक्स नहीं डिडक्ट होगा। और इसमें से और एक क्लॉज है, आपका जो रेस्ट ऑफ 40% अमाउंट है जिसमें से आप पेंशन लेना चाह रहे हैं, वो लेस देन 1000 रुपया होगा तो आपको 100% ही वापस मिल जाएगा, और ग्रेटर देन 1000 रुपया होगा तो आपको हर महीना पेंशन मिलेगा। यही एक क्लॉज है। और जो है पेंशन आने वाले दिन में पेंशन जो मिलेगा वो आपका टैक्सेबल है।
तो ये है ओवरऑल एनपीएस है। और इसमें से हम लाइफ इंश्योरेंस में एक यूलिप प्लान बताया था। तो यूनिट प्लान क्या होता है, वो मार्केट लिंक है, वो यूनिट लिंक पॉलिसी है। वो लाइक माने कंपैरेटिव टू म्यूचुअल फंड में ब्रोकरेज थोड़ा कम है, यूलिप में थोड़ा ब्रोकरेज ज्यादा है, क्योंकि अब म्यूचुअल फंड के रिस्क को बारे में हम बताएंगे तो अलग अलग चीज होता है। इसको हम बताएंगे तो जो ट्रेडिंग और शेयर मार्केट होता है वो दो तरीके से भागा जाता है। कि देखिए, आप इधर से कोलकाता जाएंगे, आपको ड्राइविंग आता है, आपका खुद का गाड़ी है, आप खुद चला के भी जा सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन है आप एक ड्राइवर हायर करके भी आप आपका डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको जाने से आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपको आईसाइट ओपन होना चाहिए, आपको मेंटल में कुछ ब्लॉक नहीं होना चाहिए, आपको रोड के बारे में पहचान होना चाहिए, मतलब काफी सारा चीज आपको नॉलेज होना चाहिए आपका डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। लेकिन एक हेजिटेशन रहता है। और क्या होता है कि आप ड्राइवर को देते हैं तो सब हेजिटेशन आप उनको ट्रांसफर कर देते हैं, वो आपका डेस्टिनेशन तक आपको लेके जाता है। तो ये मैंने क्यों बोला, ये है ट्रेडिंग, खुद का ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड या यूलिप प्लान में एक अंतर। क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है वो आपका करना पड़ता है, वो आपका रिस्क टोटल आपका है, आपका नॉलेज आपका है, आपका पोर्टफोलियो भी आपका है। और म्यूचुअल फंड में क्या है, आप रिस्क को डाइवर्सिफाइड करते हैं, क्योंकि अच्छा फंड मैनेजर उधर रहते हैं आपको फंड को मैनेज करने के लिए। इसीलिए उधर थोड़ा कॉस्टली, मतलब वो जो ब्रोकरेज होता है वो लेता है, और ट्रेडिंग में थोड़ा ज्यादा कम, मतलब लेस देन ब्रोकरेज आपको देने से आप काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल मतलब जो एलोकेशन चार्ज है, फंड मैनेजमेंट चार्ज है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पास बहुत दिया होगा तो आपको फंड डाइवर्सिफिकेशन भी करना होगा, और उसका चार्जेस भी क्या है उसको भी आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि किधर इन्वेस्टमेंट करने से कितना एलोकेशन आ रहा है, और एलोकेशन मतलब चार्जेस वो डिडक्ट करके ही आपका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, वो उसको छोड़ के नहीं, वो डिडक्ट होके आपका नैप जनरेट होता है। तो ओवरऑल मैटर यही है। तो जो है, और जो बता रहा है था पर्सनल और कॉर्पोरेट फाइनेंस वो अलग चीज होता है, और पब्लिक फाइनेंस ये गवर्नमेंट का मैटर है। जो गवर्नमेंट जब लोन लेता है, जो मैंने बताया था, गवर्नमेंट का जो लोन होता है वो बैंक से लेता है, पब्लिक फाइनेंस या इंश्योरेंस कंपनी पे लेता है। ऐसा है कॉर्पोरेट का, जो जितना भी कॉर्पोरेट कंपनी लिस्टेड है, लाइक एसबीआई है, जो भी है कॉर्पोरेट लिस्टेड कंपनी है, वो उसका मैटर है। वो हम इस टॉपिक में नहीं हुआ, क्योंकि मेरा टाइम तो मतलब खत्म ही हो गया है, 1 घंटा होने वाला है, 5 मिनट बाकी है, और 5 मिनट में मैं कंप्लीट भी करूंगा। क्योंकि इस टॉपिक आने वाला दिन में जब मौका मिलेगा तब हम ये कोशिश करेंगे कि ये हम कंप्लीट कर सके। तो ओवर टू यू, थैंक यू सो मच कि आपको मैं डिलीवर कर सका। और इसके बारे में, इसके जो टॉपिक है फाइनेंस के बारे में, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। Okay, thank you, sir, for such a wonderful lecture. So I ask the student, if you have any queries regarding any of these options, you can ask. Students, if you have any queries, you can ask. I have no queries, sir. It was a good session. मुझे हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे लगा था कुछ क्वेरीज आएगा, तो मुझे लगा कि मैंने डिलीवर। हाँ, definitely, sir. Please. Like you have said that under NPS we can withdraw 60% like commuted, and 40% will be transferred as a pension. But after how many years this clause will be applicable, that commutation? Commutation after maturity of the year, जब आप okay, after attaining the 60, आफ्टर अटेनिंग 60, 50 भी हो सकता है। इसके क्लॉज है जो आप कितना साल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक भी क्लॉज है, आप 30 के नीचे होंगे तो आप इसमें से एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि आपको 30 के ऊपर होना चाहिए एज, और मिनिमम पेंशन फंड में 10 ईयर्स आपको रहना ही चाहिए। उसके बाद आपको पेंशन काउंट होगा, मतलब 40 से आप होने से आप पेंशन ले सकते हैं। जितना मतलब आपका लेंदी होगा उतना फंड ज्यादा होगा, राइट। तो यू कैन एबल टू कम्यूट पेंशन आफ्टर 10 years of term. Okay, thank you. तो ये एनपीएस, हाँ वो एनपीएस जो है, वो एनपीएस हम लोग का जो एटीसी में कैलकुलेशन में आता है 1.5 लाख का डिडक्शन आता है। तो इसके बाद में भी 50,000 एक्स्ट्रा होता है। ये सैलेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये एनपीएस जो होता है ये 1.5 लाख के बाद में भी आता है।
वो 50,000 एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं। Yes, और for salaried, for you, 50,000 after taking this, salaried person can take a deduction of 2,50,000 because 50,000 is a standard deduction and 1,50,000 हाँ, from 1080C, and this can give you another extra 50,000, right? मतलब हाँ 5 लाख टैक्स फ्री है और 2.5 लाख एज अ सैलरीड एम्प्लॉय 7.5 मतलब टैक्स फ्री है। उसके बाद जो आता है 12,400, उसके बाद 20% या 30% जो भी स्लैब है उसमें आएगा। Exactly, तो right. ये टैक्सेशन का पार्ट नहीं है, जब टैक्सेशन में आएंगे तो हम बिल Yes, करेंगे। definitely. But these are giving some tax benefit also. हाँ डेफिनेटली। Okay. सर एक ऑल्सो क्वेश्चन है सर। Yes. हाँ बताए। Yes, पूछो। सर मतलब एक अमाउंट तो तय होगा ना कि इतना अमाउंट एक इतना साल में मिल जाएगा। किसके अंडर में बोल रहे हो, बोलो कौन सा प्लान? जी इससे एनपीएस? जी अच्छा, नहीं एनपीएस की कोई नहीं फंड लिमिट है? ऐसा कोई फिक्स्ड मतलब रिटर्न तो नहीं है, क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड है। क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट टू मार्केट, तो मार्केट जितना भी अप एंड डाउन होगा, आपका फंड उतना ही अप एंड डाउन होगा। तो इसमें से कोई मैच्योरिटी बेनिफिट एनपीएस के तरफ से मतलब नहीं दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन तो मेरा है हाँ कि हाँ जितना हम एमपीएस में जैसे कि 50,000 तो हम लोग डिडक्शन मिल रहा है, लेकिन इन्वेस्ट तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आप 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एनपीएस में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एनपीएस है 1.5 लाख, पीपीएफ है 1.5 लाख, सुकन्या समृद्धि है, जितना भी गवर्नमेंट स्कीम है सब में 1.5 लाख तक है। सालों में अच्छा, आप 1.5 लाख ही कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एनपीएस में डिडक्शन लेकिन सिर्फ 50,000 का ही मिलेगा। 50,000 होगा। आप 5 लाख कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑल्टरनेटिव उसमें आना होगा, क्योंकि पहले ये जानना होगा कि आज का दिन में पेंशन फंड कौन मैनेज कर रहा है। आज का दिन में 3 ऑर्गेनाइजेशन पेंशन फंड मैनेज कर रहा है। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द लार्जर बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड थिंग एज ए यूटीआई, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और थर्ड थिंग है एलआईसी, राइट। तो ये 3 लोग पेंशन फंड को मैनेज करते हैं। आईआरडीए जैसा है, और पेंशन फंड मतलब आईआरडीआई, पीआरडीए, ठीक है। पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, एक है। ये नया फॉर्म हुआ है 2019 में, ठीक है, सॉरी 18 में, ठीक है। तो एक फॉर्म है। तो इसमें से इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन अलग से 5 लाख या 10 लाख कर सकते हैं। तो अलग फंड में है, जो काफी सारा जो पेंशन प्लान में है, काफी सारा जो मार्केट में आया है, जो कंपनी करता है, जो लाइक एलआईसी है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, उधर से भी आप सेम ले सकते हैं। लेकिन ये 50,000 सैलरीड के लिए है, ये एनपीएस में ही होता है। और आप अदर से ले सकते हैं पेंशन, ओके, और अंकुश इंडिविजुअल ले सकते हैं। raise the hand. सर अंकुश, सर ईपीएफओ क्या करता है? wait, just a minute. First, one by one. हाँ, अंकुश, सर मैं पूछ रहा था, ये ट्रेडिंग शेयर में एनएफओ लिखा है, ये क्या है? अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं, मतलब छोड़ गए हैं। तो मैंने बताया था कि टाइप ऑफ फाइनेंस में आरडी था, म्यूचुअल फंड था, इंश्योरेंस में बारे में जिक्र किए। लेकिन प्रॉपर्टी में हम 3 लाइन 5 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का काफी सारा टाइप होता है कि आपके पास 1 लाख रुपीस है, तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। हो सकता है आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है आप आरडी, एफडी, एनएससी, केवीपी में कर सकते हैं, हो सकता है आप प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, लैंड या बिल्डिंग खरीद सकते हैं, हो सकता है आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लाइक मतलब जो ट्रेडिंग होता है, जो हम डायरेक्ट कंपनी को परचेस करेंगे, ठीक है, हम कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस को हम लेंगे, मतलब जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग जो करते हैं, जो हम बताए अभी। तो इसमें से शेयर ट्रेडिंग सेम चीज होता है। आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब आपको पता होगा एलआईसी एक आईपीओ लेके आ रहा है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट होगा, इतना काफी सारा दिन में आ रहा है, 30 साल में शायद आ जाएगा। वो इनिशियल पब्लिक ऑफर कुछ दिन पहले जोमेटो किया था, कुछ दिन पहले पेटीएम किया था। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पब्लिक के लिए एक शेयर खरीदने का एक जरिया, एक मतलब एक प्लेटफॉर्म, जिसको कहते हैं आईपीओ। और एनएफओ का मतलब है वही सेम चीज है। आईपीओ कोई एक प्राइस डिसाइड करते हैं कि हम इसको प्राइस, उसका मैनेजमेंट प्राइस डिसाइड करते हैं कि हम जोमेटो को लेके आएंगे 1,500 रुपया करके फेस प्राइस, ठीक है। तो एनएफओ होता है नेट फंड ऑफर, मतलब जो एनएफओ होता है ये बेसिकली 10 रुपीज करके आता है मार्केट में। ये भी काफी सारा कंपनी करता है, एसबीआई करता है, पीएनबी करता है,
वो काफी सारा कंपनी, XYZ कंपनी भी कर सकता है। NFO मतलब नेट फंड ऑफर, ये भी पब्लिक के लिए इनिशिएटिव है कि कोई हो सकता है ना, SBI का शेयर प्राइस है 500 HDFC का प्राइस है 1500, तो NFO को जरिए वो 10 रुपया में खरीद सकता है। तो एक ऑप्शन है, ठीक है। और पेंशन के बारे में तो पता है, ठीक है, समझ गए? I think Ankush, you got Yes, the sir. answer. Yes, sir. Ankush? Okay. Now Saptarshi has some question. हाँ, डेफिनेटली, प्लीज। Yes, Saptarshi. Yes, sir. Sir, what are the points that you mentioned regarding pension? Actually, I have read somewhere that EPFO is also considered in pension topic. So what is the work of that and how it is related to the pension of a person? हाँ, ये आप जो बताए वो EPFO मतलब जो एम्प्लॉय होता है उसको मिलता है EPFO। तो ये हमारा टॉपिक में नहीं है, लेकिन आप क्वेरीज किए हैं तो बता देते हैं। EPFO मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, सर एक एम्प्लॉय है। जो एम्प्लॉय है वो इसके बारे में, मतलब जो हम डिडक्ट के बारे में बता रहे थे ना, अभी उस टाइम पहले बता रहे थे ना डिडक्ट के बारे में, जो हम 10,000 रुपया अर्न करते हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि मेरे को 9,000 ही पे करता है, 1,000 डिडक्ट कर लेता है। वो पीएफ में मतलब प्रोविडेंट फंड में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वो प्रोविडेंट फंड का दो पार्ट होता है, ये पीएफ है और ग्रेच्युटी है। तो वो उसका मैटर है, वो मतलब 70। Yes. EPFO actually is the retirement benefit coming under retirement benefit. Those who are employing in a different government organization and public different in big private companies, after retirement they get some retirement benefit like pension, gratuity, leave salary encashment, this type of thing. So these are under the but NPS is actually for those who are not employed in different organization, in any organization. They can also get some return after retirement, or after we can say not after, in their old age. If no one is there to look after them, so then by taking the facility of NPS, they can get some amount so they can continue their life. Am I right, sir? Yes. Okay, sir, I understood, sir. Yeah. Thank you, sir. Anyone else? If you have any queries? Anyone else? सर, गवर्नमेंट जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड निकालती है आरबीआई, ये क्या होता है? ये स्पेसिफिक होता है, हर एक बैंक में होता है कि हम क्या करते हैं कि हम घर में गोल्ड रखते हैं तो एक रिस्क रहता है, तो हम आज का दिन में जो गोल्ड का प्राइस है वो प्राइस को हम पेपर्स में खरीदते हैं, ठीक है। उसको सॉवरेन गोल्ड मनी कहते हैं। मतलब हम गोल्ड ही लिए हैं लेकिन पेपर ट्रेडिंग, राइट? ओके सर। Anyone else? If not, then we can conclude. I think no one has any questions. So thank you, sir. Thank you so much. मेरा हिंदी टूटा है। No. मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, क्योंकि हिंदी शिफ्ट है, इसलिए मैं मतलब कवर मतलब हिंदी में ही किया। इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने स्पेसिफिक कर दिया ना, क्योंकि ये मॉनिटरिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसलिए हिंदी में किया। No. एकदम ठीक बात बोले हैं, और it was a very informative session for us because it gives some practical knowledge to the students, and I have asked sir, and sir has accepted my proposal before his busy schedule. Actually, it was not sure that he will be present today, but he has managed. So thank you, sir. And we will keep in touch, and if anytime we need you, please come, and it will be great for us. So thank you, sir. Thank you so much. It's my pleasure. Yeah. Thank you, sir. Okay. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Have a great future. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, so students, that's all for today's class, and it's end for this week, and I will share you one feedback form for particular this week, and you have to fill up that feedback form and send me back. Okay, again we will meet on Monday, same time, 5 p.m.
Okay, thank you. Sir, what will be the schedule for Monday? Tell me. Sir, schedule for next week. Yes, it will be available by tomorrow. Okay, sir. The schedule and the feedback. My schedule will be available by tomorrow, and the feedback form I will be shared by today. If not possible, then I can share you tomorrow. Positive. Okay, sir. Okay, and thank you. Thank you, sir. Thank you. So, bye. Thank you.